पिछले 1 महीने से मैं कुंभ मेला की रिपोर्टिंग में व्यस्त हूं और आज भी नहीं था कि पता नहीं मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भरद्वाज जी की परंपरा वाले, क्योंकि मैं जब तक किसी से मिलता नहीं, जानता नहीं, तब तक मैं उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनाता। तो मैं ललित जी पे आश्वस्त था कि नहीं, इनका मैनेजमेंट, इनका विचार जो है वो एक आचार्य परंपरा, भरद्वाज जी की जो आचार्य परंपरा थी उसको लेके चलते, तो बढ़िया कार्यक्रम होगा। मैंने मैसेज भी किया कि आप लोग कार्यक्रम शुरू करें, मैं बीच में ज्वाइन कर लूंगा। मैं बोलने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, और निवेदन संकल्प के रूप में, जब तक पौरुष चले, प्रोफेसर तोमर साहब से चाहूंगा कि हर भरद्वाज जयंती पे एक छोटा सा ही कार्यक्रम ऐसे करते रहे, क्योंकि कोई आगे नहीं आने वाला है बौद्धिकता के लिए जब तक उसको कोई लाभ ना हो। 12 से मैं इस बात पे जोर देता रहा कि महर्षि भरद्वाज जी प्रमुख व्यक्ति हैं प्रयागराज के, कोई सुनने को तैयार नहीं। 18-19 में ये प्रमोद भाई, रामनरेश जी, ये सब हमारे संघर्षों के साथ खड़े रहे कि किस तरीके से संघर्षों के बाद उनकी प्रतिमा स्थापित हुई। हर उस जगह मैंने मत्था टेका जिसका रास्ता सत्ता की ओर जाता है, तब जाके इस प्रथम आचार्य को थोड़ा सम्मान मिला। शायद ये वोट बैंक के कोई बड़े व्यक्ति होते तो निश्चित तौर पे हर चौराहे पे भी मूर्ति लग जाती। आपने तोमर साहब प्रयागराज दिवस की बात कही, मैंने शासन में प्रस्ताव भेजा है, पर्यटन से एक प्रस्ताव गया है, लेकिन लाल फीताशाही में कहीं अटका है, क्योंकि प्रयागराज का कोई ज्ञात दिवस तो है नहीं। तो कम से कम प्रथम व्यक्ति जो है उनके ज्ञात दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग मना रहे हैं, हम लोग इसको प्रयागराज दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो निश्चित जानिए आज नहीं तो कल शासन की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये प्रयागराज दिवस हो जाए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास शासन की ये व्यवस्था होती है कि साहब पहले हुआ है क्या कभी, अगर है तो लाइए इसी को कर देते हैं। कोई नया विचार, मौलिक विचार उनके सामने ले जाइएगा तो नहीं, लेकिन पहले हुआ, हम जब कहेंगे साहब 5 साल से 6 साल से हम लोग प्रयागराज दिवस के रूप में मना रहे हैं तो मन जाएगा। आज मैं एक कार्यक्रम में था तो उसमें विषय उसका था भारत का गौरवपूर्ण इतिहास और आत्महीनता की भावना, दिव्य प्रेम सेवा मिशन जी। ये जो काम हम कर रहे हैं, जो आदरणीय ललित जी के नेतृत्व में यहां हो रहा है, अगर ये नहीं होगा तो होगा क्या? ये आज 18 के पहले बहुत चंद लोग जानते थे कि आयुर्वेद के जनक महर्षि भरद्वाज हैं। आज यहां कम से कम 100 लोग अगर बैठे हैं तो उनको तोमर साहब का वक्तव्य सुनने के बाद विश्वास हो गया होगा कि आयुर्वेद के जनक महर्षि भरद्वाज। और बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी उनको बताया नहीं, उस तरीके प्रोपोगेट नहीं किया। तो हम तो जो काम कर रहे हैं वो आत्महीनता की भावना से निकालने का ही तो काम कर रहे हैं।
अब महर्षि भरद्वाज जैसा व्यक्ति जिसने आयुर्वेद का जन्म किया, अब इसको अगर हम इस तरीके मार्केटिंग करें कि इस सृष्टि में, सृष्टि मतलब भारतीयता में जो पहला डॉक्टर है वो कौन है? वो महर्षि भरद्वाज है। उपचार ही तो कर रहे हैं। डॉक्टर क्या काम करता है? उपचार ही तो करता है। तो वो पहले भी डॉक्टर है। अब इस बात को अगर हम जो मार्केटिंग की भाषा है, बौद्धिकता की भाषा अगर नहीं समझ रहे हैं लोग, तो हम मार्केटिंग की भाषा में भी समझाएं कि साहब आयुर्वेद के जनक और पहले डॉक्टर, क्योंकि प्रथम का मान होता है, तो भैया प्रथम के जो डॉक्टर हैं उनका हम जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका हम अभिनंदन और चर्चा कर। अग्नि, जैसा प्रोफेसर तोमर साहब ने कहा, विमान, वो हमारे पांडे जी नहीं आए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, के वी पांडे जी का, वो एक कहानी सुनाते कि एक व्यक्ति अपॉइंट हुआ नासा में और बड़े खुशी खुशी गया। वहां जब गया तो उनके जो सीनियर थे उन्होंने कहा आपके एक महर्षि का हमको एक पुस्तक चाहिए। उन्होंने कहा अरे नासा में यहाँ पुस्तक हमारे भारत का? वो बेचारा चक्कर गिरनी खा गया, क्योंकि वो तो नासा को सर्वश्रेष्ठ समझ गया था। और सर्वश्रेष्ठ जगह पे जब उसका जो सीनियर है, गाइड है, वो कहे कि हमको एक पुस्तक चाहिए, वो भी भारतीय महर्षि का खोजबीन हुई, तो हैदराबाद निजाम के यहाँ वो यंत्र सर्वस्व पुस्तक गई। अब हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि साहब हम प्रयागराज अगर आए ना आए तो हम क्या मिस करेंगे? मैंने कहा आप विमान बनाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति का स्थान नहीं देख पाएंगे। वो चक्कर गिरनी हो गया। कहा अरे क्या बात करते? मैंने कहा आइए आपको दिखाता। तो हमको शायद ये चीजें बदलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बदलना पड़ेगा, तब शायद लोगों को ये विश्वास होगा। अब जैसे आज इस आयुर्वेद पे जो चर्चा हो रही है, तो अगर तोमर जी कह रहे हैं कि पृथ्वी पर इंद्र से ये औषधि का ज्ञान लाने वाले अगर महर्षि भरद्वाज हैं, तो लोगों को तो मान लेना चाहिए। भाई वीरेंद्र पाठक कोई सर्टिफाइड आदमी नहीं है, पढ़ा है ठीक है, लेकिन जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है वो आगे आए और वो ये बात कहे तो मानना चाहिए ना। इसीलिए मैंने तोमर साहब से निवेदन किया, पिछले साल भी और इस साल भी ये हो गया। मैं बाबाओं के साथ घूम रहा हूं और प्रयागराज के तीर्थ नायकों की अजब गजब व्याख्याएं और परिभाषा सुन रहा हूं। चूंकि उस समय मैं रिपोर्टिंग का कर्म कर रहा हूं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, तो मैं उनकी बात सुनता हूं, हंसता हूं और जो है वो मान लेता हूं, क्योंकि वहां पे अभी हम बौद्धिक नहीं है, वहां हम अपना रिपोर्टिंग का कर्म कर रहे हैं। तो साहब जो कह दे, वो सूर्य को अगर हरा कह देंगे तो हम मान लेंगे कि भाई वो वक्ता है, वो विद्वान है, बड़े बड़े पंडाल हैं। लेकिन ये हमारा दायित्व है, ये प्रयागराज के हर उस व्यक्ति का दायित्व है। ये बौद्धिकता के क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे इधर से और वो पीछे की लाइन में जो यहाँ के सारे विद्वत वक्तागण हैं और शोधार्थी हैं, उनका दायित्व है कि अगर उन्होंने एक महान आचार्य जिसकी वजह से कुंभ और माघ मेला लगता है, उसका गुणगान नहीं किया तो आप किसका गुणगान करें? वो तमाशे वाले बाबाओं का। इस बार हमको अनुभव हुआ कि अघोरी का भेष धर के, राख लपेट के उसमें तमाशा हो रहा है। आध्यात्म कितना बदल गया, बहुत बदलता जा रहा है। तो ये इस इंस्टीट्यूशन का, यहाँ के आचार्य का, यहाँ के हर व्यक्ति का और आदरणीय ललित जी का, प्रोफेसर
तोमर साहब, अग्रवाल साहब, जो भी मंच पे बैठे हैं, नागेंद्र जी उधर बैठे हैं, इन सब का दायित्व है कि हम अपनी चीजों को, अपनी बौद्धिकता को आगे लेके चलें। अगर हम नहीं लेके चलेंगे, लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता। मैंने यहीं पे इसी मंच पे, इसी माइक पे खड़े होके प्रयागराज पे कुछ संबोधित किया और मैंने शोध किया, डिग्री तो नहीं ली, लेकिन शोध किया, जिज्ञासा बस, कि आखिर हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो कपोल कल्पित है या उसकी वास्तविकता भी कुछ है। अब ऐतरेय ब्राह्मण में नक्षत्रों का ज्ञान हमारे पास आ जा रहा है और उसी समय से नक्षत्रों के अनुसार, ये डेट के अनुसार तो मेला लगता नहीं, हमारा माघ मेला लग रहा, और नक्षत्रों के अनुसार यही क्यों लग रहा है? क्योंकि ये विशिष्ट जगह है, ये गुरुकुल है, और यहां एक गुरुकुल नहीं, कई गुरुकुल हैं। कठोपनिषद के एक श्लोक से स्पष्ट होता है कि भरद्वाज जी के बाद ये भरद्वाज पदवी हो गई, पीठ हो गई, क्योंकि पहले भरद्वाज लिखा गया है, फिर भारद्वाज आया है, तो ये पीठ कालांतर में होगी। अब अग्रवाल साहब ने एक गुरुकुल खोलने का फैसला आज किया, प्रेरणा दी तोमर साहब ने, आज सबके सामने संकल्प की उद्घोषणा हुई। ईश्वर करे सफल, हम लोग जो सहयोग कर सके करें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम ये बात तो आज नहीं 10 साल बाद जाएगी, जब बीज जो है पौधा बनेगा और वृक्ष बनेगा, कि ये वहां से शुरुआत हुई थी। अब कोई ये मानने के, जैसे आयुर्वेद का जनक है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रथम आचार्य महर्षि भरद्वाज के गुरुकुल में तैयार आचार्य मध्य एशिया तक जाते थे और इसी नक्षत्रों की गणना के अनुसार वो वापस अपने यहां जो शोध करते थे ले आकर इस शास्त्र के रूप में रखते थे, परीक्षण होता था और मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते। वही हमारा माघ हुआ, वही हमारा कुंभ हुआ। बृहस्पति का इसमें विशेष योगदान है, और सब आप लोग जानते हैं कि देव और बृहस्पति और गुरु के रूप में, तो ये गुरु और देव क्या कर रहे हैं? अभी कुछ तथ्य मिले हैं जिससे मुझे ये समझ में आता है, देखते हैं आगे क्या है, कि मैथोलॉजी में, हमारे पौराणिक इतिहास में जिस स्वर्ग की कल्पना की गई है, पहले स्वर्ग की, वो यही है, यही प्रयाग है। यहीं से सृष्टि या जीवन जीने की कला इन गुरुकुलों में विकसित हुई। स्वर्ग यही है, भाग के फिर बाद में देवता। ये जो समुद्र मंथन हो रहा है, स्कंद पुराण की कथा, इसमें 14 रत्न निकल रहे हैं। अब ज्यादातर चीजें तो इसी प्रयाग में हो रही है ना, और जिस तरीके मथानी या जिसकी बात हो रही है वो तो प्रतीक रूप में है, फिजिकली नहीं है। और पूरा आप देखिएगा, जब विद्वत इसमें शोध करेंगे, आदरणीय त्रिपाठी जी से मैं कहूंगा कि अब इसमें शोध का समय है, नहीं तो ये बाबा उल जलूल बकवास करते रहेंगे और हम लोगों को सुनना पड़ेगा। तो ये जो हमारी चीजें लिखी गई, प्रतीक रूप में लिखी गई, अतिशयोक्ति में है, हाइपरबोल में, लेकिन है। ये समुद्र मंथन भी जो है ये है, लेकिन वो वाला समुद्र मंथन नहीं, ये शास्त्रार्थ वाला समुद्र मंथन है। यही विष्णु है, यही लक्ष्मी है, यही नाग वासुकी है, उच्चैश्रवा घोड़े की भी बात होती है। ये जो विष निकला है, ये विष भी जो है, ये जब आप कोई बहस करते हैं तो वहां पर जब लड़ाई झगड़ा शुरुआती दौर में होती है, वो वही विष है। इसमें शोध होना चाहिए, और
जितना तथ्य मेरे पास अभी उपलब्ध है, मेरा जो ज्ञान कहता है कि यही वो जगह थी जहां से, ये नगरी नहीं थी, न कभी इसका राजा हुआ कोई, ये प्रयागराज विशेष जगह थी, इसकी भौगोलिक विशेषता थी और गुरुकुल थे। तो इस पे शोध हो, बढ़िया से हो। महर्षि भारद्वाज जी के लिए आदरणीय प्रोफेसर तोमर जी ने कहा है, एक लेख मैंने लिखा है, वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैंने वो बातें बोली, आपसे निवेदन किया कि आप सब महर्षि भारद्वाज बन जाओ, आप ध्वजवाहक बनो। आप सोचो कि मैं एक संस्था हूं, कि अगली बार मैं ये करूंगा। मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी किसी भी तरीके, ना आर्थिक, ना शारीरिक, ना किसी तरीके, कि मैं कल का जो उनका मेन कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि 9:30 तक आए और एक पुष्प चढ़ाकर एक शोभा यात्रा गंगा तक जाएगी, तो आप जरूर चढ़ाने हैं। तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो सोचिएगा करेगा कौन। ना मेरी कोई राजनीतिक इच्छा या विचारधारा है, सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं। और ये मुझे लगता है कि आदरणीय ललित जी के अगुवाई में, उनके संरक्षण में चीजें पुष्पित पल्लवित होगी। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा। सभी को मंच पे और जो बैठे हैं सभी को प्रणाम करता हूं।